हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर बी.एल. गौड़, जो कि फाउंडर, चेयरमैन हैं गॉड सन्स के, सीनियर राइटर हैं, एडिटर हैं, गॉड सन्स टाइम के एडिटर हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ अदर के मेंबर हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद भारतीय के ट्रस्टी हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम सर से पूछेंगे। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ इस सेशन में, लाइव सेशन में जुड़ने का। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ। मैं अपने बारे में आपने सब कुछ बता ही दिया और मेरी एज भी 80 क्रॉस कर चुकी है, लेकिन आई थिंक आई एम ए यंग मैन ऑफ 80 और अभी भी 6 घंटे मैं काम करता हूँ। ऊर्जा पता नहीं कहाँ से आती है। खाता बहुत कम हूँ और बस चल रही है गाड़ी। अभी भी 5-6 घंटे डेली या तो लेखन होता है। अभी भी इसमें जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ, इसमें मेरी 3 किताबें आ रही हैं। जैसे प्रेस खुलेगा तो माय 3 बुक्स, 2 आर ऑन पोएट्री, एक गीत पर है, एक कविता पर है और एक और है पुस्तक जो मैंने भारत के उनके लिए लिखी है जो बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं, कि कैसे बने विश्वकर्मा। क्योंकि बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ और मैंने देश से हमेशा लिया है, तो देश को क्या देना चाहिए, तो उसको लेकर के मैंने वो किताब लिखी है। अभी मानव संसाधन मंत्री जो है उनसे वो मेरे मित्र हैं 2011 से, जब वो मुख्यमंत्री थे तब मैंने उनसे बात की। वो कहने लगे, गौड़ साहब आपने किताबें कितनी भी लिखी हों, अब तक 14-15 किताबें आपने लिखी हैं, लेकिन ये जो बड़ा काम आप कर रहे हैं इसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। तो जैसे ही ये कोरोना खुलेगा तो फिर हम एक मूवमेंट करेंगे कि उसको किसी कोर्स में लागू किया जाए। वैसे इससे पहले मैंने सिविल इंजीनियरिंग को हिंदी में उतारा और वो किताब थी नींव से नाली तक। तो नींव से नाली तक थी देहात में, शहर में, कहीं भी 3-3, 4-4 मंजिल के जो घर बनते हैं वो उनके लिए थी। तो नींव से नाली तक आज 17 इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जा रही है और मेरे हिंदी की मैं अभी ये आपका संस्कृति मंत्रालय में 2 साल हिंदी सलाहकार समिति में रहा हूँ और इससे पहले जो दिल्ली की हिंदी समिति है दिल्ली गवर्नमेंट की, उसमें 4 साल लगातार मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग में रहा हूँ। तो सरकार ने मुझे 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो मॉरिशस में मुझे भेजा था भागीदार बनकर और मीडिया पर 3 किताबें लिखी हैं और बाकी तो बस ऐसे ही चल रहा है। एक कहानी की किताब है और उस पर बॉम्बे के कलाकारों ने एक नाटक किया था दिल्ली में, बहुत सफल नाटक हुआ था, मीठी ईद, जो 2 समुदायों को जोड़ती है। बस यही कार्यक्रम रहता है। मैं चूंकि मेरे बेटों ने कहा हुआ है करीब 3 साल से मैं काम नहीं देखता। मैं जब भी देखता हूँ कि आपका या किसी और का जब मेरे पास फोन आता है कि साहब हमारा फ्लैट बुक करा दीजिए, आपके होने से कुछ डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा, लाइक तो ये बस चलती है। आजकल की दिनचर्या के बारे में मैंने आपको बताया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने अपने समक्ष इतना बात कही। सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे कि किस सिचुएशन में आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा? जैसे कि हमने देखा कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर थे, सिविल इंजीनियर थे। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, हर किसी को ऐसा लगता है कि एक हमारे पास गवर्नमेंट नौकरी हो, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो एक उस टाइम बिज़नेस स्टार्ट करना तो काफ़ी मुश्किल भरा रहा होगा। तो सर, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? उसके कई कारण हैं कि मैंने रेलवेज के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 31 साल तक काम किया और बस मैं ये बताऊंगा कि जिस समय मैंने रेलवे छोड़ी है, ओनली इन 1 डे, उस समय मेरी क्या पोजीशन थी। मैं एक इंचार्ज था और करीब 4 या 5 सर्वेंट मेरे पास हर समय रहते थे। आपने देखी होगी कभी रेलवे पे एक ट्रॉली चलती है जिसका छाता लगा रहता है, वो मेरे पास था और एक काफी स्टाफ था, असिस्टेंट भी थे, दूसरे लोग भी थे। लेकिन वो एक तो स्वाभिमान बहुत ज्यादा था क्योंकि मैं उस समय भी 18 घंटे काम करता था
और इंजीनियरिंग की इतनी डीप नॉलेज मैंने गेन कर ली थी किताबों से कि जो मेरे नियर बाई मेरे से जो इमीडिएट ऑफिसर मेरे आते थे, जब कोई गलत बात कहते थे तो मैं कहता था ये गलत है। तो रेलवेज में और विशेषकर हर डिपार्टमेंट में ये उनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई हमारा हमसे जूनियर या हमारा असिस्टेंट हमको अकल बताए। तो इसका मैंने काफी तकलीफें भोगी और आए दिन ट्रांसफर होते रहे। प्रमोशंस भी जो जिनको मैंने भर्ती किया था, अब वो थोड़ा सा ये जो आपका रिजर्वेशन का चक्कर है, मेरे ही जूनियर मेरे ही अफसर बन गए। ये बात मुझे बहुत खली। और फिर दूसरा, गरीबी इतनी थी कि उस समय 10-12 हजार तनख्वाह मिलती थी, 4 बच्चे थे, तो सबको पालना, घर को भी देखना, भाइयों को बहनों को देखना, एक बड़ा टेढ़ा काम था। तो मैंने सोचा कि गरीबी से मुक्ति पाने के लिए एक ही तरीका है कि कोई व्यापार किया जाए। ये दिमाग में बात आई और मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया। आई केम इन द फील्ड एंड आज जो गॉड्स ग्रुप है उसकी 6 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आज की डेट में हम 50,000 फ्लैट्स का निर्माण कर रहे हैं, जो कि इंडिया में क्या एशिया में जिसका नाम है बॉड्स ग्रुप। और मैं उसका आज भी चेयरमैन हूँ। बच्चे नहीं मानते कि नहीं, जब तक आप जीवित रहेंगे आप चेयरमैन हैं। बाकी तो सब बेटा पोते यही सब लोग करते हैं। मेरा ज्यादा उसमें कोई वो नहीं रहता, इंटरफियर नहीं रहता। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। सर मैं एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे इंडिया में आपने देखा होगा आधे से ज्यादा लोग मिडिल क्लास हैं, और आधे से ज्यादा मिडिल क्लास लोग ये चाहते हैं कि हम जॉब ना करके हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती है कि वो अपना बिजनेस रन कर पाए या स्टार्ट कर पाए। तो उसके लिए आप क्या आइडिया देना चाहेंगे उन न्यू कमर्स को? कैन यू बिलीव कि जो कंपनी, यानी अब तक 25 साल में हमने 50,000 फ्लैट, 50,000 घर आप लोगों को बना के दे दिए। और जो मेरा ग्रैंडसन है सार्थक गौड़, वो अभी जो लंदन से आया है, अभी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया और सारी पत्रकार थे। तो उसने कहा कि हमारे पिताजी और दादाजी ने 25 साल में 50,000 फ्लैट दिए हैं, लेकिन हम आने वाले 6 साल में हम 50,000 फ्लैट और। ये एम्बिशन था एक यंग आदमी का। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ईश्वर की कृपा जब तक नहीं होती तब तक ये सब बातें नहीं होती। मैं अपने ऊपर कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता। मेरे जैसे तो पता नहीं कितने लोग रिटायर हुए और ये सब बातें हुई। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा जो आप लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए है, कि कुछ सिद्धांत आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं इंजीनियरिंग में बिल्डर के रूप में आने के बाद मेरा मोटो है कि मैं कहीं बेईमानी नहीं करूंगा, किसी ना होने दूंगा ना करूंगा। शुरुआत में तो मुझे बहुत डिफिकल्टीज आई। जीरो से किया, जीरो मीन्स ओनली 50,000 रुपीज। और आज हमारे पास लैंड बैंक जो है वो कितना है, मैं समझता हूँ कि करीब 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 500 एकड़ का लैंड बैंक है। जो गौड़ यमुना सिटी बन रहा है वो 250 एकड़ में है। और 2 सिटी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। बिल्डिंगें तो बहुत बनाई है, लेकिन जो प्रेजेंट में वर्क चल रहा है वो ये है, हॉस्पिटल है, मॉल है, ये सब चीजें हैं। तो बस मुझे ये पता है कि ये सब चल रहा है, बाकी मैं आई डोंट इंटरफेयर। और ये बिना परमात्मा की कृपा के होता नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने कैसे शुरू किया या क्या बात है, एक बात मेरे दिमाग में थी और आप लोग भी इस बात को गांठ बांध लें कि जो बात सोचें कि मुझे ये करना है तो करना है, उसके लिए टाइम ये वो। और मैंने देखा कि कोई बाधा ऐसी नहीं होती। जब मेरे पास पैसा ही नहीं था तो मैंने अपने रिश्तेदारों से भी, मित्रों से भी पैसा लिया और ये कहकर के लिया मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। और ईश्वर जानता है कि मैंने एक एक पैसा उनका इंटरेस्ट का लौटाया, पैसे भी लौटाए। और एक ईमानदारी मेरे साथ थी, मेहनत मेरे साथ थी, मुझे ईश्वर में विश्वास था। बीच में ऐसे भी आए कि मन टूटने लगा, लेकिन मैं अपनी पीड़ा किसी को बताता नहीं था। मैंने कंटिन्यू रखा और वो मिशन आज यहाँ तक पहुँच गया कि अब उसमें करीब करीब 3,000 एम्प्लॉय तो हमारे ऑफिस के हैं, बाकी लेबर वगैरह तो बहुत ज्यादा है, 3-4 हजार लोग काम करते हैं। तो ये सब परमात्मा ने एक रास्ता दिखाया और मैं उस रास्ते पे चल। सर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी
कि आपका इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा आपका बिजनेस है, तो सर आज के कोरोना में एक इतना बड़ा एम्पायर को इतना बड़ा लॉस भी हो रहा होगा, जहाँ तक मुझे याद हो रहा है। तो सर आप इस चीज़ को कैसे हैंड ओवर मतलब कैसे आप टैकल कर पा रहे हैं इस चीज़ को, माइंडली भी और फाइनेंशियली भी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 22 मार्च को मोदी जी ने कहा था कि भाई थाली बजाइए हुई, और 24 से लॉकडाउन लाइक हो गया। तो जो लेबर ये भाग रही है, सब जो आप देख रहे हैं, जो मैंने कोरोना के अंदर 3 कविताएं भी लिखी हैं इन सब चीजों के ऊपर, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई कि हमने 8-8 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे काम करने के लिए, काम बहुत बड़ा वास्ट उसमें था। ये सब लोग जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे अपनी लेबर छोड़ करके भाग गए। अब वो बेचारे, ना उनकी पे मिली ना कुछ मिला। अब वो उन्हीं मजदूरों की तरह अपने गांव जाएंगे, वहां जाएंगे। हमने कहा नहीं, आप यहाँ रुको, और डेली वी स्पेंट अबाउट 5 लाख रुपीज फॉर देयर राशन, रहना खाना पीना। 3,500 आदमियों को हमने बेइंतहा पैसा खर्च किया, उनको रोका। एक भी सिंगल आदमी हमारे वहां से कोरोना का नहीं था पॉजिटिव। और उन लोगों की सिंसियरिटी ये है कि जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके यहाँ काम करेंगे। और विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी 15 दिन पहले हमारा काम शुरू हो गया है। इस दौरान लॉस की बात आपने कही, तो लॉस तो बहुत बड़ा, क्योंकि जो 6-7-8 बैंकों से हमने लोन लिया है उनका इंटरेस्ट तो देना ही था मंथली, दैट वाज इन करोड़, वो भी था और प्लस ये था, तो ये फिर स्टाफ की सैलरी थी। तो उस तरह से इट वाज ए वेरी हैवी लॉस टू कोरोना। तो भगवान जो है फिर पूरा करेंगे। जब हमने यहाँ वहां से शुरू किया, यहाँ पहुंचे, तो परमात्मा जरूर मदद करेगा। ओके सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं और एक डॉक्टर भी हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। इतनी सारी नहीं, कला होने के बाद भी डॉक्टर मैं हूँ, लिटरेचर में डॉक्टर। आई एम ओके डॉक्टर इन। ओके ओके। तो सर मतलब आप आपने कैसे सोचा कि भाई मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं एक राइटर बनूं? तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, राइटर, कवि, लेखक, पत्रकार, ये कहीं बनते नहीं है। कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं है जो इनको बना सके। जो कवि होते हैं, मूलतः मैं कवि हूँ, मैं आपको बताऊं, बाकी सब चीजें बाद में आती है। जब मैं 4ठी-5वीं क्लास में था तभी मैं नेचर को देखता था। ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, कितना अच्छा सूरज निकला है, कितना अच्छा चांद निकला है, ये सब बातें। लेकिन मुझे लिखना नहीं आता, मैं लिखता भी नहीं था। ये सब जो विचार थे ये चलते रहे। और जब मैं बीएससी में था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरे चाचा जी ने मुझे एक किताब ला के दी, उसका नाम था देवदास। शायद आप लोगों ने पिक्चर देखी हो। तो देवदास, उसके बाद मुंशी प्रेमचंद की निर्मला, इन दोनों किताबों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं भूल गया सब इंजीनियरिंग और ये और वो, और कभी कभी डायरी बस लिख ली और ये हुआ। फिर मेरा जीवन बड़ा विचित्र रहा। 6 से 7 साल मैं मध्य प्रदेश के जंगलों में रहा, वहां सर्वे किया मैंने रेलवे के लिए। तो उससे पहले ईश्वर के लिए मेरे दिमाग में शंका रहती थी कि ईश्वर है भी या लोगों ने ऐसे ही हवा मचा रखा है। लेकिन जब मैं जंगलों में गया, घोर जंगलों में बिल्कुल, वहां मैंने साक्षात दर्शन किए। दर्शन कैसे होते हैं कि कोई बच्चा तुम्हारे सामने आ जाए और तुम देख रही हो कि कार आ रही है और उसको बचाने वाला कोई नहीं, तुम भाग करके गई और वो उस बच्चे को, बच्चा बच गया। वो तुम नहीं थी, तुम्हारे द्वारा ईश्वर आए उस बच्चे को बचाने के लिए। मैंने ऐसे केस भी देखे। मैं रेल में ट्रेवल कर रहा हूँ, एक महिला बैठी है, उनका 6 साल का बच्चा, इसी सराय रोहिल्ला से रेवाड़ी की तरफ मैं जा रहा था, और उसकी गोद से बच्चा नीचे कर गया। और सराय रोहिल्ला के पास एक ब्रिज बन रहा है, उनमें बड़े बड़े बोल्डर थे। इतनी हाइट से, करीब करीब 100 फुट हाइट से वो बच्चा नीचे गिर गया। हम सब लोगों ने भाग करके ट्रेन को रोका, कोई उम्मीद नहीं, और औरत बेहोश हो गई, उसका एक ही बच्चा था। तो हमने गार्ड से रिक्वेस्ट करी और गाड़ी को बैक कराया। बैक करा के हम वहीं आए जहां बच्चा गिरा था। हम सब लोग भाग करके, करीब 100 आदमी थे, हम गए। तो मैं क्या देखता हूँ वहां जाके कि 2 बोल्डरों के बीच में जैसे गोद होती है, वो बच्चा ऐसे फंसा हुआ है।
दो पत्थरों के बीच। उसे कोई खरोच नहीं, नथिंग ऑफ द शॉप। उसको हम उठा के लाए और उसके मुंह पे पानी डाला, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। उस दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा कि वो जो लोग कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये बात आज मैंने यहाँ देखी है। इतनी ऊंचाई से गिर के एक बच्चा जिसको खरोंच ना आए, सबसे बड़ी बात तो ये कहीं खून निकले, कुछ हो, सिर फटे, नथिंग। तो ये ऐसी चीजें जीवन में बहुत देखी। सबसे ईश्वर के प्रति बहुत बड़ा विश्वास जम गया दिमाग के अंदर। और मैंने मेरा कोई गुरु नहीं था, कोई गाइड नहीं था, सेल्फ मेड मैन। और जहां भी स्टार्ट किया, एक विश्वास और ईमानदारी, ये दो चीजें बहुत बहुत जबरदस्त थी। मैं जो काम करूंगा, किसी से पैसा लिया तो वापस करेंगे, हर हालत में करेंगे, जैसे भी होगा। तो उसमें ये गाड़ी आगे चलती गई और आज इसका विशाल रूप बन गया। तो जितने भी यंग लोग हैं, मैं उनसे कहता हूँ, यू हैव ए विल पावर। विवेकानंद जी ने क्या कहा, वो उनके पास भी यही था, एक फार्मूला, विल पावर। तो वो विल पावर अगर आप क्रिएट कर लेंगे तो 100% मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा स्टार्टअप या कोई भी एंटरप्रेन्योर या जो बनना चाहता है वो बनेगा, हर हालत में बनेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर अभी हमारी एंड होने वाली है मीटिंग, तो आप एक दोबारा से रिज्वाइन करें इस जूम की आईडी को। तो ओके सर। तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि सर आप इतने फेमस हैं, आपको सब जानते हैं, तो सर एक जगह कहीं पे इनसिक्योरिटी होती है कि हमें एक वन स्टेप आगे करने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ता है कि हम वो स्टेप लें या ना लें। तो सर आप इस, और आजकल के टाइम में इतने फेमस बच्चे यंगस्टर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो सर कुछ लोग उसको हैंडल कर पाते हैं, कुछ यंगस्टर्स नहीं कर पाते हैं। तो सर उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या आइडिया है आपके पास कि अगर कोई यंगस्टर बहुत पहले जल्दी। हाँ जी। आपका शुभ नाम भूल गया मैं, आपका शुभ नाम। हाँ जी, अगर कोई यंगस्टर या फिर कोई नहीं, भी तुम्हारा तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम। हाँ जी सर, मेरा नाम कनिका शर्मा है सर। कनिका, तुम भी कनिका हो? और वो जिसने, अच्छा मुझे, ठीक है, कनिका शर्मा, ठीक। हाँ जी सर। हाँ कनिका, देखो ऐसा है, कैन आई कॉल यू कनिका? यस सर, श्योर सर। क्योंकि बहुत छोटी उम्र में इसलिए मैं कह रहा हूँ। कनिका देखो ऐसा है, क्या सवाल पूछा तो तुमने? क्या वो इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी कह रही थी ना? हाँ, पहले हमें प्रॉब्लम को जज करना होता है। आपके सामने जो समस्या आई है, आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, बिल्कुल आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू अच्छा, करें। पहले उसे प्रॉब्लम को हमें जज करना होता है कि ये प्रॉब्लम क्या है। अब उसमें दो चीजें आपके दिमाग में आती हैं, वेदर आई शुड स्टार्ट इट और शुड गो बैक। और आप बिजनेस में हैं, तो कहा है ना किसी ने कि नो रिस्क नो गेन, मत करो, आप घर बैठो। ये तो हिम्मत आपको करनी ही पड़ेगी। आई हैव टू स्टार्ट बाय ऑल मीन्स। जो दिक्कतें आएंगी देखेंगे। ये मेरे मन में मोटो रहा और मैं आगे चला। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हर क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दिए। सर हमारी ऑडियंस भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप, हाँ जी, तो अगर कोई अपने सवाल पूछना चाहता है बिजनेस से रिलेटेड, अगर वो चाहता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है पर मैं कैसे स्टार्ट करूं, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है लेकिन मैं एंटरप्रेन्योर बनूं कैसे। एक फेस आता है कि एक चाहे मेन हो या वुमेन हो, उनपे एक फेस आता है कि पेरेंट्स का बहुत ही प्रेशर होता है कि आप, अगर जॉब वाले पेरेंट्स हैं तो वो एकदम ही बोलते हैं कि नहीं, आपको एंटरप्रेन्योर, आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं है, हम मिडिल क्लास हैं। तो उसके लिए सर आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? मैं, देखिए मैं एक बात बताऊं, जब मैंने काम शुरू किया 1989-90 में, तो कैन यू बिलीव इट कि हम अपना प्लॉट गिरवी रख के भी बैंक से कर्जा नहीं ले सकते थे। वो इतनी अड़चने लगाई जाती थी कि हम, आदमी परेशान होकर घर वापस आ जाता था, निराश होता था। लेकिन आप जब से देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी आए हमारे देश के, एंटरप्रेन्योर के बिना सिक्योरिटी के लोन मिल रहा है।
हमें सिक्योरिटी से नहीं मिलता था। आज बिना सिक्योरिटी का आप एक प्रपोजल तो बनाइए कि साहब ये मैं इस तरह के मीटर बनाना चाहता हूँ, या सर मैं इस तरह से हॉस्पिटल्स के लिए ये चीज बनाना चाहता हूँ। एक प्रोजेक्ट तैयार करिए, लेकिन झूठ पर आधारित ना हो। और मेरे पास तो साहब मुश्किल से 1 लाख रुपए है, लेकिन ये प्रोजेक्ट है करीब 5 लाख का और मुझे स्टार्ट करना है। इमीडिएटली यू विल गेट लोन। आपको तो ये सुविधा है, हमें तो वो सुविधा भी नहीं थी। तो पहले आप देखिए, हमेशा मैं बताऊं, आज इतनी बड़ी बिल्डिंगें जो हम खड़ी कर रहे हैं वो कैसे, हमारे मन में पहले विचार आता है, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे मकान बनाने का हो, या कोई यात्रा करने का हो, पहले तो विचार आता है ना आपके दिमाग। तो खासकर मैं निर्माण की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग की, कि पहले विचार आया कि भाई हमें एक 3 मंजिल के फ्लैट बनाने, 4 मंजिल के बनाने, अब तो हम 40-40 मंजिल के बना रहे हैं। तो वो विचार आता है कि यार ये कैसे होगा, कितनी जमीन चाहिए, क्या हो। स्वागत है दोबारा से हमारे शायराना पोट्री में। जी। तो सर मैं एक और बात भी आपसे पूछना चाहूंगी। सर आजकल के टाइम में आप देख रहे हैं कि बहुत नए यंगस्टर्स राइटर बन रहे हैं, बहुत ओपन माइक्स भी खुल गए हैं हर जगह। बस यही है कि मतलब हमें बस लिखना है, चाहे मुक्तक हो या काफिया रदीफ, हमें कुछ नहीं देखना, हमें बस लिखना है। मतलब लिखने से मतलब है, चाहे उसमें दोहा किसी चीज में हो या ना हो, चाहे उसमें मात्रा का हो, कुछ भी नहीं, बस हमें लिखने से मतलब है। सर आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो लिखने को तो लिखें, एक वाक्य की भी कविता होती है। कौन सी? जो एक सेंटेंस, केवल एक सेंटेंस जो आपको इम्प्रेस करे, तो उससे कविता बन जाती है। अगर आपको लिखना नहीं आता तो मुक्त छंद लिखिए। मुक्त छंद में भी कविता होती है, छंद में भी कविता होती है, छंद में मात्राएं होती हैं। वो एक अलग सिस्टम है कि छांदस गीत। और आजकल जो मेरी अगली किताब आ रही है, करीब 14वीं किताब है, वो मुक्त छंद पर आ रही है। तो मुक्त छंद पर मैं आपको बताऊं, मुक्त छंद में भी हम ऐसी चीजें कह सकते हैं कि जैसे, अब मैं आपको मुक्त छंद सुनाता हूं कि जिसमें रिदम है। आप पोइट्री पर बात करना चाह रहे हैं ना? यस सर। पोइट्री, हाँ। तो यस। मुक्त छंद, जैसे मुक्त छंद देखिए आप कि जिंदगी से ले गया अमृत चुरा कर कौन। 3 सेंटेंस है, गीत नहीं है, गीत अलग सुनाऊंगा आपको। ये वो है कि जिंदगी से ले गया अमृत चुरा कर कौन, और जिंदगी भर पीर सहकर तुम गरल पीते रहे मजबूरियों वश। जिंदगी भर पीर सहकर तुम गरल पीते रहे मजबूरियों वश, और मैं बन मूक दर्शक भर रह गया होकर विवश। सर अब आप कंटिन्यू करें। जी। तो मैं कह रहा था कि जिंदगी भर पीठ सहकर तुम गरल पीते रहे मजबूरियों वश, और मैं बन मूक दर्शक देखता भर रह गया होकर विवश। देखता क्या भर बात। रह गया बस। तुम अनवरत चलते रहे, तुम अनवरत चलते रहे ऐसी डगर पर जो थी धरासम, धरा माने पृथ्वी, जो थी धरासम लौट आती थी वहीं पर घूम फिर कर। और तुम चलते रहे, तुम अनवरत चलते रहे ऐसी डगर पर जो थी धरासम लौट आती थी वहीं पर घूम फिर कर। और पूछते हो मैं कहाँ था, और पूछते हो मैं कहाँ था, साथ ही तो चल रहा था बस जरा से फासले पर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है साथ ही सर, तो चल बहुत ही रहा था। अच्छा। और तुम जगत की रीतियों से कब अलग थे, तुम जगत की रीतियों से कब अलग थे, देखता है कौन अपनी छांव मुड़कर। क्या बात है सर। तुम आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रहा था, तो मैंने पहचान लिया था कि ये तुम हो। तो मैं जानता था ये तुम ही हो, मैं जानता था ये तुम ही हो, पर न जाने क्यों। मैं जानता था ये तुम ही हो, पर न जाने क्यों न कह सका आवाज देकर, सुनो थोड़ा रुको, मुझको बताओ हो पथिक तुम कौन, और जिंदगी से ले गया अमृत चुरा कर।
ये मुक्त छंद है। सर आपने बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे साथ सर और भी पोएट हैं जो हमारे साथ है,